हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो चाइनीज सिविलाइजेशन या चीनी सभ्यता, चीनी तहजीब के बारे में है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विजडम ऑफ लाइफ। चाइना के बारे में तीन की फैक्टर्स कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि चाइना सिर्फ एक कंट्री नहीं है, सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है, एक सभ्यता है जिसका अपना ज़िंदगी गुजारने का एक ख़ास तौर तरीका है जो कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि जब भी चाइना ने फॉरेन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उनको अपनी लोकल कंडीशंस के मुताबिक चेंज कर लिया, उनके मुताबिक अडेप्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना ने वेस्ट से सोशलिज़म का जो आइडिया था वो बोरो किया, लेकिन उसको उन्होंने चेंज करके अपनी कंडीशंस के मुताबिक नाम दिया सोशलिज्म विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह चाइना की जो डेमोक्रेसी है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी से ख़ास तौर पर बहुत डिफरेंट है, और जिसको वो डेमोक्रेसी विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो जो भी चाइना ने फॉरेन आइडिया लिया, उन्होंने इसको अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी सिविलाइजेशन के मुताबिक उसको अडेप्ट कर लिया। दूसरी बात चाइना के बारे में ये है कि चीन दुनिया की कदीम तरीन सभ्यता है, ये तहजीब है जो कि अभी भी कायम है। तीसरी वजह यह है, अहम फैक्टर जो चाइना के बारे में ये है कि चाइना की जो तहजीब थी एंशंट टाइम में, वो किसी भी पुरानी तहजीब से ज़्यादा आगे थी, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। यही वजह है कि जब चाइनीज़ लीडर अपने कंट्री के बारे में, चीन के बारे में, उसकी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो वो जो शब्द या वर्ड यूज़ करते हैं उसको वो कहते हैं रिजुविनेशन। उसका मतलब है कि चाइना का इंटरनेशनल वर्ल्ड में वही स्टेटस देना जो कि इसका पास्ट में हुआ करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन अभी तक कायम है, जबकि बाकी जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वो ख़त्म हो चुकी है, उनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाइना में एंसेस्टर वर्शिप या पुरखों की परस्तिश या बाओजदाद की परस्तिश, ये चाइनीज़ कल्चर का, चाइनीज़ सिविलाइजेशन का हमेशा से एक बड़ा अहम जुज़ रहा है, और चाइनीज़ अपने फोर फादर की स्पिरिट्स को उसकी परस्तिश करते हैं। यही वजह है कि चाइनीज़ ने अपने जो फोर फादर्स थे, बाओजदाद थे, पुरख थे, उनके तौर तरीक़ों को तब्दील नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर वो इन तौर तरीक़ों को तब्दील करेंगे तो इससे उनकी जो रूहें हैं जो उनको देख रही हैं वो नाराज़ हो जाएंगी। आजकल के दौर में, आज के दिन में, एंसेस्टर वर्शिप का मतलब यह है कि चाइना में बड़े लोगों की, एल्डर्स की और सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, जैसे अब इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। और चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे अगर चिल्ड्रन जो हैं अपने पेरेंट्स को की बुढ़ापे में उनकी खिदमत नहीं करते, उनको लुक आफ्टर नहीं करते, तो उनके ख़िलाफ़ वो कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें सू कर सकते हैं। और यही वजह है कि रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी या बॉस जो है उसका, वो चाइनीज़ कल्चर का, चाइनीज़ सभ्यता का एक की एलिमेंट है। और चाइना में जो लीडरशिप की पावर है वो दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह चाइनीज़ सिविलाइजेशन और चाइनीज़ कल्चर है, जहाँ पे एल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। इतना रिस्पेक्ट किया जाता है कि वो वर्शिप के करीब करीब पहुँच जाती है। यही वजह है कि चाइना में जो स्ट्राइक्स हैं, ये प्रोटेस्ट हैं, जलसे जुलूस जो निकलते हैं, मोर्चे जो निकलते हैं बाकी दुनिया में, वो चाइना में नहीं निकलते। और इसी वजह से जो दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जैसे एप्पल हो गई, गूगल हो गई, वो ये चाहते हैं कि वो चाइना में जाके इन्वेस्ट करें, और उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है
कि यहाँ पे ना तो कोई लेबर की स्ट्राइक होगी, ना कोई प्रोटेस्ट होगा, और उनका जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से चलेगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कोविड-19 आया था जिसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया था। इसका आगाज़ चाइना से हुआ था और चाइना ने सबसे ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट मेजर उसके खिलाफ ली थी और चाइना के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद जो चाइनीज सिटीजन्स थे, बड़े से लेके बच्चे तक, सब ने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन किया था। और जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी कि वह मास्क पहने और न्यूक्लिक टेस्ट करवाएं, उनको उन्होंने पूरा किया था। अब हम आते हैं कि चाइना में रिलीजन का क्या रोल है। चाइना जो है वो अपने आप को एक एथीस्ट स्टेट उसने डिक्लेयर किया हुआ, यानी कि एक नास्तिक राज्य या एक महल्लत स्टेट का दर्जा है चाइना का। लेकिन उसके बावजूद रिलीजन जो है वो लोगों की आम जिंदगी में उसका बहुत अहम रोल है। लेकिन चाइना में जो मज़हब है उसको अपना पर्सनल मैटर हर कोई तसव्वुर करता है। आप चाइनीज़ के साथ दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन एक ऐसा इशू है जिस पे वो आपसे बात करना नहीं चाहेंगे और ना वो आपसे आपके रिलीजन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि रिलीजन जो है वो हर बंदे का एक पर्सनल मैटर है जिसको किसी के साथ पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि चाइना की हिस्ट्री में बहुत कम हुआ है कि चाइना में कभी कोई स्टेट रिलीजन जो है वो हुआ हो। और यही वजह है कि जो मजहबी जंगें हैं, मजहबी युद्ध जो हैं, रिलीजियस और होली वार्स, उनको चाइनीज़ लोग पसंद नहीं करते। नेचुरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। चाइनीज़ को कहा जाता है कि इन्हें सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो नेचर से है, जो प्रोफाउंडली लव नेचर। अगर आप उनके बड़े बड़े शहरों को देख लें, सिटीज़ को देख लें, तो उनके नाम जो है वो नेचर पे लिखे गए हैं। मसलन बीजिंग जो उनका कैपिटल है, उसको चाइनीज़ में अगर आप ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब आएगा नॉर्दर्न कैपिटल। नानजिंग जो उनका एक बहुत बड़ा शहर है और पास्ट में उनका कैपिटल भी रहा है, उसका मतलब निकलता है सदर्न कैपिटल। और शंघाई जो उनका सबसे बड़ा, सबसे फेमस सिटी है, उसका नाम है ओवर द सी, यानी कि समुंदर के ऊपर। चाइना के जो बड़े बड़े फेस्टिवल हैं उनका ताल्लुक भी नेचर से है। चाइना का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो जिसकी हमने तस्वीर इस स्लाइड में आपको दिखाई हैं, उसको कहते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल। और ये जब चाइनीज़ न्यू ईयर जो कि जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में होता है, उसका ताल्लुक भी नेचर से है, स्प्रिंग के साथ है। लेकिन इस लव ऑफ नेचर का एक चाइनीज़ को नुकसान भी हुआ, और वो ये था कि चाइना में जो साइंस की डेवलपमेंट है, फिजिकल साइंसेस की डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा देर से हुई है बाकी दुनिया के मुकाबले में। अब हम आते हैं चाइनीज़ सोसाइटी के बारे में। चाइना में जो लीडिंग क्लास, जो सबसे अहम क्लास हमेशा जो रही है, उसको कहते हैं मंदारिन्स या मैंडरिन्स। इसमें कौन आता है? इसमें सरकारी एहलकार आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं और पढ़े लिखे लोग या इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। चाइना दुनिया का पहला मुल्क था जिसने गवर्नमेंट की पोजीशंस को फिल करने के लिए कंपैटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे इंडिया में IAS और पाकिस्तान में CSS होता है, तो ये इनका ताल्लुक, हमने ये ब्रिटिश से ये नोशन ये लिया है, लेकिन इवन ब्रिटिश ने ये जो आइडिया कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस का है, ये भी चाइना से लिया है। और बहुत अरसे से चाइना में, 2000 साल पहले से चाइना में ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। ये चाइना में देख लें, जो सोशल हायरार्की बनती है, सबसे अहम जो क्लास है मैंडरिन्स की है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद किसान आते हैं, तीसरे आर्टिसन आते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं कारोबारी लोग, मर्चेंट्स आते हैं, और सबसे निचला लोअर जो स्टेटस है चाइनीज सोसाइटी में, वो सोल्जर या सिपाही का रहा है। चाइना में इंडिविजुअल की जो ड्यूटीज़ हैं वो उसके राइट्स से बहुत ज़्यादा अहम रखती हैं। तो चाइनीज़ पहले बात करते हैं अपनी ड्यूटीज़ की और फिर बात करते हैं अपनी राइट्स की। और यही चीज़ चाइना में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल के राइट्स की ज़्यादा अहमियत है इंडिविजुअल के ड्यूटीज़ के मुकाबले में। यही वजह है कि चाइना
में जब जमहूरियत की बात होती है तो उनमें जमहूरियत का मतलब होता है सोशल डेमोक्रेसी, जहाँ पे सबको बराबर की मौके मिलते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है और मेरिट होता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को वो प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं समझते, और ये भी एक बड़ा डिफरेंस है चाइनीज सिविलाइजेशन में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। अब चाइना की जो लैंग्वेज है उसको चाइनीज़ को मैंडेरिन भी कहा जाता है, और ये दुनिया की बड़ी बाकी तमाम ज़बानों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें वर्ड्स, ये शब्द या अल्फाज नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और साउंड्स हैं। क्योंकि ये ज़बान ख़ास तौर पर जो पुरानी मैंडेरिन ज़बान थी वो बहुत मुश्किल थी, तो उसको सीखना बहुत मुश्किल था। तो जो भी इसको सीख जाता था, जो इसमें एक्सपर्ट बन जाता था, उसकी चाइनीज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। यिन और यांग का जो एक कंसेप्ट है ये बहुत अहम है चाइनीज़ सिविलाइजेशन में। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ दो सर्कल्स बने हुए हैं, एक सफ़ेद सर्कल है और दूसरा स्याह सर्कल है। सफ़ेद सर्कल के अंदर एक छोटा सा स्याह सर्कल है, और जो स्याह सर्कल है उसके अंदर एक छोटा सा सफ़ेद सर्कल है। इनको कहते हैं इन एंड यांग, नेगेटिव एंड रिसेप्टिव, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव। बेसिकली इस आइडिया का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में हमेशा ऑपोजिट्स के दरमियान, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक रसाकशी जारी रहती है। गुड और ईवल के दरमियान होती है, ट्रूथ और फॉल्स होल्ड के दरमियान होती है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के दरमियान होती है। तो चाइनीज़ का एक ख्याल है कि जो ऑपोजिट्स हैं, बजाय उसके कि उनमें आपस में जंग हो, उनको आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को उसकी ज़रूरत है। दिन को रात की ज़रूरत है, स्याह को सफ़ेद की ज़रूरत है। और इसी वजह से अगर आप देखें कि चाइना के अंदर जो डाइसेंट है, यानी कि चीज़ों को ना मानना, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के करीब आए। चाइना ये नहीं कहता कि आप ये वाला सिस्टम अडॉप्ट करें या ये वाला करें, वो ये कहेंगे कि बल्कि इन दोनों सिस्टम्स को आपस में मिला लें, एक के जो अच्छे फीचर्स हैं वो लें, दूसरे के भी कुछ अच्छे फीचर लें और उनको दोनों को आपस में मिला लें। यही वजह है कि चाइना में जब सोशलिज्म आया तो उन्होंने उसको तब्दील कर लिया, और अब उनमें उनके अंदर जो सिस्टम है उसको मार्केट सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें सरमायादाराना निज़ाम भी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी है और सोशलिस्ट सिस्टम भी है। यही वजह रहा है कि चाइना किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ को आइदर और ऑल को वो अच्छा नहीं समझते। चाइना की हिस्ट्री में दो बड़े इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर रहे हैं, एक कन्फ्यूशियस और दूसरा लाओ त्से। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि दोनों का ताल्लुक एक ही वक्त से था, लेकिन दोनों की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। कन्फ्यूशियस ने बताया कि आप अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करें और जो माशरा या सोसाइटी है उसको आप प्रिजर्व करें, और अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर उसने फोकस दिया था। लाओ त्से ने कहा था कि नहीं, उसने तमाम लॉज को और सोशल आर्डर को रिजेक्ट कर दिया, और उसने ये कहा कि आप जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करें। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस चाइना की हिस्ट्री में रहा है वो बुद्धिज़्म है, जो कि आप जानते हैं जिसका आगाज़ इंडिया से हुआ था और फिर वो इंडिया से चाइना में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विजडम ऑफ लाइफ।